Good afternoon, one and all present here. I welcome you all on behalf of Debate and Discussion Society, Campus Law Center, University of Delhi. Today, we have gathered here for a lecture on India's response to the China's expansionist policy. चीन की विस्तारवादी नीति और भारत का प्रत्युत्तर, जो कि एक ज्वलंत समसामयिक मुद्दा है। मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री, कुलपति हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय। प्रोफेसर अग्निहोत्री एक जाने माने सामाजिक विज्ञानी, दीर्घानुभवी शिक्षक व प्रसिद्ध लेखक हैं। आप पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीठ के अध्यक्ष रहे हैं तथा भारत तिब्बत सहयोग मंच के संरक्षक भी रहे हैं। साथ ही आपने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अनेक अकादमिक पदों को सुशोभित किया है। प्रोफेसर अग्निहोत्री ने 1975 में घोषित आंतरिक आपातकाल की दमनकारी नीतियों का विरोध करते हुए जेल यात्रा भी की तथा अपने एक सुदृढ़ लोकतंत्र प्रहरी होने का सुदृढ़ प्रमाण दिया। आप पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी तथा आदि ग्रंथ आचार्य की उपाधि से सुशोभित हैं। लेखक के रूप में आपने 18 से अधिक किताबों की रचना की है, जिनमें एक और जलियांवाला, जम्मू कश्मीर का विस्तृत अध्याय कुशोक बकुला रिम्पोशे, जम्मू कश्मीर की अनकही कहानी तथा हिंदी कहानी संग्रह घेरे के बंदी आदि प्रमुख व प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मैं एक बार फिर विधि केंद्र परिसर परिवार की ओर से प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं तथा साथ ही हमारी संरक्षिका, हम सबकी आदरणीय डॉक्टर सीमा सिंह मैम से आग्रह करता हूं, कृपया वे दो शब्द कहें। डॉक्टर सीमा मैम। थैंक यू सो मच आदित्य सर। पहले तो मैं लॉ फैकल्टी की तरफ से और अपनी डिबेट एंड डिस्कशन सोसाइटी की तरफ से और अपने सभी कलीग्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे आप अपने विचार व्यक्त करने वाले हैं, क्योंकि हम सबको मालूम है कि इंडिया और चाइना के बीच में कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं, पर लोगों के बीच में सही जानकारी का अभाव है। चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी क्या है, चाइना का वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट क्या है, सीपेक को लेकर के इंडिया के क्या कंसर्न है, और जिस तरीके से चाइना नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में इन्वेस्ट करके इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है, उसको लेकर के इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, न केवल सामरिक दृष्टि से, बल्कि ये एक पूरे के पूरे एक नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के भी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि हर व्यक्ति का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और हर व्यक्ति इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है। तो मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए सर, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप कृपया अपने वक्तव्य को शुरू करिए, जिससे कि हम सारे के सारे इस विषय पर ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें। ओवर टू यू। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदित्य जी जो पहले आपसे बोल रहे थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। चीन भी इसी प्रकार अभी दिखना शुरू हुआ, पहले दिखाई नहीं देता था। अब जब से लद्दाख पर चीन ने गड़बड़ शुरू की है तो पूरे देश में तभी चीन दिखाई देने लगा है। नहीं तो दिल्ली में अभी भी हमारे कुछ मित्र थे जो हिंदी चीनी भाई भाई और भाई साहब बात कर लेनी चाहिए, बैठकर बात निपट जाती है, टेबल पर बैठने से बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं, और बिना टेबल पर बैठे लड़ाई तो बेवकूफ़ों का काम है। और हम कहते भी थे कि भाई बेवकूफ़ों का काम है, ये तो बात ठीक है, पर यदि दूसरा कोई लड़ने पर आमादा हो तो क्या करो। तो नहीं, बातचीत, हम तो बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान आदमी तो बात ही करता है। तो ऐसी दिल्ली में अभी भी इस प्रकार के चुटकुले कुछ लोग छोड़ते रहते थे। तो लेकिन अब चीन असली रूप में दिखाई दे रहा है। 62 में भी दिखाई दिया था, तब बहुत से लोगों ने, फिर इतनी देर हो गई थी, अब कहाँ 2020 और कहाँ 62, इतने साल हो गए थे, फिर लोग भूल गए थे। तो इसलिए मैं जो कह रहा था शुरू में कि किसी देश को भी हमने रिस्पॉन्स किस प्रकार देना है, तो जरूरी है कि भाई उस देश के इतिहास को, उसके स्वभाव को, उसकी प्रकृति को समझ लिया जाए। तो इतिहास से मोटा मोटा हमें पता चल जाएगा कि ये देश किस प्रकार एक्शन करता है, क्या इसका स्वभाव है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहता है और पड़ोसियों के साथ कैसे व्यवहार करता है। यदि हमें ये पता चल जाए तो फिर हम आसानी से उसके साथ डील कर सकते हैं। अब चीन के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो शायद हमने चीन पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करता है इसका बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया। और दूसरा, चीन का मूल स्वभाव क्या है, जिसको आजकल साइंस वाले डीएनए कहते हैं ना, कि भाई इसकी जीन को चेक कर लिया जाए, इसके डीएनए को चेक कर लिया जाए, फिर पता चल जाता है कि अंदर क्या क्या है, कौन सी जेनेटिक बीमारियां हैं, कौन सी दूसरी हैं। तो चीन का यदि हम
मूल स्वभाव और मनोविज्ञान समझ लेते तो हमें ये पता चल जाता कि 1000-1500 साल से कौन कौन सी बीमारियां इसमें जेनेटिक हैं और कौन सी कुछ नई अपने 49 के बाद पैदा हुई हैं। लेकिन हमने ये कुछ काम नहीं किया। हमने तो चीन पर सहज विश्वास ही कर लिया मोटे तौर पर। 49 में जब चीन में सरकार बदली, क्योंकि कुछ लोग माओ के नेतृत्व में चीन में गुरिल्ला वार कर रहे थे वहां की सरकार के खिलाफ, तो बाद में वो कामयाब हो गए। उन्होंने चीन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और उसको नाम भी उसका बदलकर PRC कर दिया कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो हमने उसके फिर स्वभाव को समझा नहीं, हमने सहज विश्वास ही कर लिया। और विश्वास करने का शायद कारण भी था, हमें लग रहा था कि हम भी इतने साल, हजारों साल गुलाम रहे हैं, 200 साल तो अंग्रेजों के रहे, हमें भी बहुत शोषण हमारा हुआ, हमें तंग किया गया, विदेशी शक्तियों ने हमें इस प्रकार से तंग किया है। तो चीन भी लगभग ब्रिटिश एम्पीरियलिज्म का सताया हुआ है। चाहे डायरेक्ट तो वहाँ ब्रिटिश एम्पीरियलिज्म का कब्जा नहीं हुआ, लेकिन हांगकांग पर कब्जा कर लिया है, ओपियम वॉर में उसको हरा दिया है और शर्तें अब इन्हीं की चलती हैं, ब्रिटेन गवर्नमेंट की चलती है। तो जो हमारी हालत है वही चीन की है। तो हम दोनों यदि मिलकर समस्याओं का अंत करना चाहेंगे तो शायद अच्छी तरह कर सकेंगे, क्योंकि दोनों की आबादी भी भगवान की दया से, हिंदुस्तान और चीन की आबादी एक और सारी दुनिया एक और। तो फिर हमारे लोगों को लगता था कि दोनों मिल जाएंगे तो शायद विश्व का नक्शे बदल दें। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई मिल जाओ, जो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, नक्शा बदल दो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन जिससे मिलना है उसको थोड़ा परख लो, उसके बारे में समझ लो। लेकिन जिनका सत्ता पर कब्जा था भाई वो नहीं समझे। अब चीन का जो चीन को जानते हैं वो जानते हैं कि चीन में एक प्रवर्ब बड़ा प्रसिद्ध है, मिडिल किंगडम सिंड्रोम। चीनियों को एक बीमारी है, चीनियों को मतलब हान वंश के लोगों को, क्योंकि चीनी जो उनको हान कहा जाता है, हान समुदाय को एक बीमारी है कि हम सारी दुनिया के मिडिल में हैं और दुनिया में हमें भगवान ने भेजा इसलिए है कि सारी दुनिया में ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, सब रोशनी फैलानी सारी दुनिया में। और उनको एक ये भी वहम है कि रोशनी हमारे पास ही है, उसी को फैलाना है। तो इसलिए चीन के राजा मिडिल किंगडम सिंड्रोम से ग्रस्त थे। और चीन के आसपास जितने देश हैं, चीन के आसपास सेंट्रल एशिया के देश हैं ज़्यादा तो, और कुछ साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। तो आप देख लीजिए सेंट्रल एशिया के जितने उसके आसपास देश थे उन पर उसने कब्जा कर लिया, जो उसके हत्थे चढ़ गया। पहले मंचूरिया उसका पड़ोसी था। मंचूरियन भी लड़ने भिड़ने वाले लोग थे, उन्होंने चीन पर कई 100 साल राज किया। लेकिन जब चीनी पलटे तो उन्होंने मंचूरिया दबोच लिया। मंचूरिया वालों ने तो केवल राज ही किया था, राज जब हार गए तो छोड़ दिया। लेकिन चीनियों ने जब मंचूरिया पर कब्जा किया तो उन्होंने ऐसा मामला फिट कर दिया कि अब मंचूरिया कभी आज़ाद हो ही ना सके। उन्होंने करोड़ों हान चीनी चीन से लाकर मंचूरिया में बसा दिया है। अब मंचूरिया की स्थिति ये है कि 10 चीनी है, 1 मंचूरियन है, और मंचुओं की भाषा लगभग समाप्ति हो गई है, तो कल्चर उनका समाप्त हो गया है। उन्होंने विवाह शादियां चीनियों से, मंचुओं की चीनियों से कर करा करके हाइब्रिड नस्ल तैयार कर दी है, जो आधी चीनी है आधी मंचू है। तो इसी प्रकार दूसरा देश जो उनके पास लगता था मंगोलिया था, तो ये तो आधा मंगोलिया बच गया, नहीं तो उन्होंने पूरा ही निगल लिया था। इनर मंगोलिया भी चीन का हिस्सा है, वो छटपटाते रहते चीन से आज़ाद होने के लिए, लेकिन चीन उसको छोड़ता नहीं। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि अब उन्होंने मंगोलिया में मंगोल भाषा को भी स्कूलों में बंद कर दिया कि केवल चीनी भाषा में पढ़ाया जाएगा। तीसरा देश जो उनके पड़ोस में लगता था वो ईस्ट तुर्किस्तान था, जिसको आजकल चीनियों ने उसका नाम बदलकर शी जिनयांग कुछ ऐसा कर दिया है, सीक्यांग भी जिसको कहते हैं। तो उस पर 46 में उन्होंने कब्जा जमा लिया। और अभी जो खबरें आ रही हैं वो उन सभी को, जितने वहाँ उइगर हैं, वहाँ ईस्ट तुर्किस्तान में ज़्यादा उइगर समुदाय के लोग हैं और वो इस्लाम को मानने वाले हैं। उइगर वैसे भी थोड़ा लड़ने भिड़ने वाले स्वभाव के हैं, तो उनको थोड़ा ठीक करने के लिए, ताकि ये जो फादरलैंड ऑफ चाइना है उसको अपना फादर स्वीकार कर ले, तो बहुत से लोगों को, जिसको वो कहते तो हैं कि हम इनका शिक्षीकरण कर रहे हैं, इनको शिक्षा दे रहे हैं, वो डिटेंशन सेंटर ही होते हैं और शिक्षा देने का तरीका भी वैसे ही होता है जैसा डिटेंशन सेंटर में होता है। और लास्ट एक ये बेचारा तिब्बत बचा था,
तो तिब्बत पर उसने 49 में अटैक कर लिया और 59 तक उसको कंप्लीट कर लिया। तो भाई मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि चीन का जो स्वभाव है, आपने तो इसका टॉपिक का नाम ही चीन की विस्तारवादी नीति रखा है। आप विस्तारवादी शब्द ना भी लिखते, चीन लिखने से ही पता चल जाता कि विस्तारवादी है। और आप हैरान होंगे, आज टोटल चीन का जितना क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का 64% हिस्सा जो है वो इन 4 देशों का है जिस पर उसने कब्जा किया हुआ है। इनर मंगोलिया, मंचूरिया, ईस्ट तुर्किस्तान और तिब्बत। इन 4 देशों का जो क्षेत्रफल है वो आज के चीन के टोटल क्षेत्रफल का 64 है। और पॉपुलेशन कितनी इनकी, इन 4 देशों की पॉपुलेशन कुल मिलाकर 2 करोड़ के आसपास बैठती है। तो चीन की टोटल पॉपुलेशन में 98% चीनी है, जहान है। इसलिए इन 4 देशों के लोगों की वहां कोई अहमियत नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल 64 है जिस पर चीन का कब्जा हो गया है। तो चीन की सबसे बड़ी समस्या है, जो उन दिनों भारत के लोगों को भारत में ध्यान में आ जानी चाहिए थी लेकिन आई नहीं। सरदार पटेल के ध्यान में तो आ गई थी, वैसे पटेल जी ने तो इसका जिक्र भी किया हुआ है। जब तिब्बत को लेकर चीन ने जो उठापटक शुरू की 49 में, तो लगा कुछ लोगों को यदि तिब्बत चीन के कब्जे में चला गया तो तिब्बत का तो जो होगा वो बाद में होगा, लेकिन चीन की सीमा हिंदुस्तान के साथ मिल जाएगी। और चीन अपने पड़ोसियों के साथ जैसा व्यवहार करता है वो उसकी हिस्ट्री बताती है। तो इसलिए यदि तिब्बत से चीन दूर ही रहे तो उसका प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा सरदार पटेल मानते थे। पटेल एक चिट्ठी भी लिखी हुई पंडित जी के नाम, उन्होंने लिखा हुआ कि भाई मुझे लग रहा है कि चीन आंखें गड़ाकर बैठा है तिब्बत पर और शायद हमला भी कर दे। और यदि चीन ने हमला कर दिया और तिब्बत तो क्या मुकाबला कर पाएगा, जीत नहीं पाएगा चीन को। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए डिप्लोमेटिकली भी और वैसे भी। उस वक्त चीन इतना ताकतवर भी नहीं था कि तिब्बत किसी ढंग से बचा रहे। तो ये तिब्बत के हित में नहीं, ये इंडिया के हित में है कि तिब्बत बचा रहे और चीन हमसे दूर ही रहे। ये जितना दूर रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उन दिनों प्रधानमंत्री थे, आदमी तो भाई विद्वान थे, इसमें कोई शक ही नहीं, और हिस्ट्री के तो बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो किताब भी उन्होंने एक लिखी हुई है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया के इतिहास की झांकियां, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है, उसमें चीन चून की बात भी की हुई है। तो लोगों को लगता था कि चीन को अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन पटेल तो समझ गए भाई, जो एक किसान थे, और पंडित जी नहीं समझ पाए। तो वो ही हुआ फिर 59 में तो तिब्बत पर कब्जा ही हो गया। और तब तक सरदार पटेल तो जा चुके थे, उनकी तो डेथ हो चुकी थी। और चीन ने, वैसे एक बात है, चीन ने उस वक्त भी संकेत देने शुरू कर दिए थे कि वो एक अच्छा मित्र नहीं है उसका, लेकिन पंडित नेहरू उसको डिफेंड ही करते रहे चीन को। अब कारण पता नहीं क्या था, क्यों डिफेंड करते थे। आजकल जिस एक्साई चीन का बड़ा झगड़ा चला हुआ ना, जो बार बार आज अखबारों में आता रहता है कि ये गलवान घाटी जो है एक्साई चीन के नजदीक है, गलवान घाटी में जो हम सड़क बना रहे हैं, इस सड़क के कारण एक्साई चीन पर हमारी नजर रह सकती है। ये एक्साई चीन तो लद्दाख का हिस्सा है, और 54 के आसपास चीन ने एक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। और कब्जा क्यों किया? क्योंकि 46 में चीन ने ईस्ट तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया था, और 49 और 50 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तो अब उसको तुर्किस्तान को तिब्बत से जोड़ने के लिए एक सड़क की जरूरत थी, लेकिन वो सड़क बना नहीं सकता था क्योंकि बीच में लद्दाख आता था। तो अब सड़क कैसे बनाए? सड़क के बिना उसका काम नहीं चल सकता था। तिब्बत को भी कंट्रोल करना है, ईस्ट तुर्किस्तान को भी कंट्रोल करना है, सेना के लिए आने जाने का साधन बन जाए। तो उसने फिर सड़क बनानी शुरू कर दी खुद ही। ये एक्साई चीन का जो इलाका है उसी सड़क का इलाका है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं कि भारत सरकार को पता नहीं चला होगा कि सड़क बना रहा है चीन, क्योंकि ऐसा तो नहीं है क्योंकि रात के अंधेरे में कुछ बना रहा होगा। तो 54 में उसने सड़क का लगभग काम 54 में शायद शुरू करके 57 में समाप्त किया, जहां उसने 51-2 में शुरू करके 54 में समाप्त किया। मुझे एग्जैक्ट सान ध्यान में नहीं है, लेकिन जैसा मामला 54 और 56 के आसपास का है। तो जब चीन ने वो सड़क बना ली तो चीन ने फिर खुद ही घोषणा कर दी कि हमने तुर्किस्तान से तिब्बत को जोड़ने वाली सड़क बना ली है। तब जो थोड़ा बहुत लद्दाख को जानते थे उनका माथा ठनका, उन्होंने कहा ये सड़क फिर इसने कहां से बना ली? तो इसका मतलब लद्दाख से बनाई होगी सड़क।
तो भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया और भारत सरकार बता नहीं रही, तो फिर लोकसभा में हंगामा हुआ। आप सब जानते हो, दैट इज हिस्ट्री। लोकसभा में बहुत हंगामा हुआ और कि चीन ने ऐसे कैसे कर लिया, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, भारत सरकार चुप बैठी रही। तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो रवैया था वो मिस्टीरियस था, रहस्यवादी कहना चाहिए उसको। उनका वो भाषण है, रिकॉर्डेड है, उसमें लोकसभा के भाषणों में उन्होंने लिखा हुआ, उन्होंने बड़ा लंबी चौड़ा बयान दिया कि भाई लद्दाख कैसे, आप कभी गए नहीं वहां, लद्दाख आप जानते नहीं, और जहाँ कहानियां सुनाते हो। तब उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि जिस जमीन की आप बात करते हो कि चीन ने ले लिया है, वहां नॉट इवन ए सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज ऑन दैट लैंड। तो फिर महावीर त्यागी थे, कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट थे, वो बेचारे बड़े गुस्से में आए पंडित जी की बात सुनकर। वो खड़े ही हो गए अपने कुर्सी पर। उन्होंने कहा कि पंडित जी मेरे सिर पर भी एक बाल नहीं उगता, इसको भी काट कर चीन को दे दो। तो मैं ये इसलिए सुना रहा हूं कि भाई चीन का जो नेचर और बिहेवियर था उसका तो चीन ने शुरुआत 49 में कर दी थी। और तिब्बत के बारे में चीन की रेडियो स्टेशन से खबरें आनी शुरू हो गई थी कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, मदरलैंड का हिस्सा है, चीन से मिलने में छटपटा रहा है, तिब्बती लोग बहुत ही दुखी हैं, वो मातृभूमि से जुड़ जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ साम्राज्यवादियों का राज है, वो उनको छटपटा रहे हैं, उनको कब्जा किए बैठे हैं, हम आपको छुड़ाएंगे, आकर मुक्ति करेंगे। तब जवाहरलाल नेहरू ने एक बयान जरूर दिया था, कहते मैं बड़ा हैरान हूँ कि चीन किससे मुक्ति की बात कर रहा है, तिब्बत में तो किसी विदेशी का राज्य नहीं है और वहां कौन छटपटा रहा है। लेकिन बयान देने के से आगे पंडित जी नहीं गए और तिब्बत की बहुत ज्यादा सहायता नहीं की। अब तिब्बत की जो फिर उसका जो भाई असर हो सकता था हुआ, जब फिर 62 में उसने अटैक ही कर दिया फिर, और अटैक करके आपकी भी हिंदुस्तान की बहुत सी जमीन जीत ली, और वो तो तेज पर तक ही पहुंच गया था लगभग। और फिर वो खुद ही, उधर सर्दी भी शुरू हो गई थी और चीन को भी पता चल गया था कि यदि हम जहां टिके रहे तो उधर पहाड़ों में बर्फ पड़ जाएगी, वापस जाने मुश्किल हो जाएगा, और एक बार इधर फंस गए तो हिंदुस्तान की सेना तिया पंचा कर देगी। इसलिए सर्दियों बहुत ज्यादा बर्फ जमने से पहले वो वापस चले गए। लेकिन उतनी जमीन पर उन्होंने बहुत सी जमीन तो छोड़ दी, वापस चले गए, और कुछ जमीन पर कब्जा जमाए रखा। उन्होंने कहा ये तो 100% हमारी है तो बाकी भी हमारी, लेकिन हम बंदूक के जोर से नहीं जीतना चाहते, हम मेज पर बैठकर बात करेंगे और फिर जो तय हो जाएगा आप हमारी जमीन छोड़ दीजिए। वो दुनिया को बताना चाहते थे कि हम ताकत के बल पर नहीं जीतना चाहते, लेकिन कुछ जमीन उन्होंने अपने कब्जे में रख ली कि ये तो भाई हमारी, इसके लिए तो विवाद ही कोई नहीं है। तो अब ये चीन का जो स्वभाव और रवैया था 62 में जो चीन ने किया, उससे भी हमें, मुझे लगता है, थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए था। हमारा रिस्पांस जो था वो रिस्पांस चीन के व्यवहार को देखकर ही होना चाहिए था, लेकिन हमारा रिस्पांस और वो ही रहा 62 वाला ही। आपके ध्यान में कि उस वक्त तक ये चीन का झगड़ा बढ़ गया था क्योंकि माओ की जो सेना थी, जब माओ के जो सिपा सलार थे गुरिल्ला युद्ध में उसके साथ थे, उन्होंने चीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर तो कब्जा कर लिया था, लेकिन एक हिस्सा उनके कब्जे से बचा हुआ था, तो उस पर वो कब्जा नहीं कर सके। वो चीन जो था वो अपने आप को आरसी कहता था, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये माओ के कब्जे में जो चीन आ गया, इसने इसको पीआरसी कहना शुरू कर दिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो अब यूएनओ ने कहा कि भाई जिस पर माओ ने कब्जा किया है, तो ये कब्जा तो इसने डंडे के जोर से कर लिया, तलवार के जोर से, इसलिए हम इसको मान्यता नहीं दे सकते। हमारी दृष्टि में तो जो आरसी है, रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वही जेन्युइन चीन है, तो चीन की वही सरकार लेजिटिमेट सरकार है जिसकी सैंक्टिटी है, तो हम तो उसी को मान्यता देंगे। तो वो जो आरसी था, रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो यूएनओ का मेंबर था और उसके पास शायद ये चीन के कारण पावर भी थी, वीटो पावर जो कहते हैं। तो हिंदुस्तान की सरकार पूरा जिद करने लगी कि भाई ये जो पीआरसी है ये असली चीन है, इसकी सरकार को मान्यता दी जानी चाहिए और इस चीन को यूएनओ का मेंबर बनाना चाहिए, और केवल मेंबर ही नहीं बनाना चाहिए, इसको वीटो पावर भी देनी चाहिए। और ये हमारा व्यवहार 62 के बाद का है। अब आपने विषय रखा हुआ है कि चीन की विस्तारवादी नीति का रिस्पांस क्या होना चाहिए हमारा, तो भाई ये तो मैंने रिस्पांस बता ही दिया कि 62 की लड़ाई के बाद भी रिस्पांस हमारा क्या है, कि हम अंत तक डटे रहे कि भाई
इसको यूएनओ का मेंबर बनाओ, यही असली चीन है। जिस चीन ने आप पर अटैक किया, आपकी दृष्टि में वो असली है, और जो चीन आपकी सहायता करता रहा, जिसने कहा नहीं इंडिया पर गलत अटैक किया, माओ की सेना ने जो अटैक किया वो इलीगल है, उसको आप कहते हो ये नकली सरकार है। मुझे लगता है ये हिंदुस्तान बड़ी कह सकते थे, और देश तो शायद ऐसा कुछ कभी ना कहता। ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ही कह सकती थी जो डंडे मार रहा है वो असली है, और जो आपको कह रहा कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है वो नकली है। तो खैर पंडित जी की जो जिसको कहना चाहिए परिश्रम जो है वो फल लाया, और चीन को यूएनओ का मेंबर बना दिया गया। केवल मेंबर ही नहीं, उसको वीटो पावर भी दी गई। अब वो जो पंडित जी ने पौधा लगाया था वो फल दे रहा है। अब जब हिंदुस्तान की इच्छा हो रही है कि हमें भी यूएनओ का वो मेंबर बनाया जाए वीटो पावर वाला, तो सबसे ज्यादा विरोध चीन ही कर रहा है। तो जो हमने रिस्पांस दिया था तो उसका रिस्पांस भी आ ही रहा है लगभग। वो जो जिसको कहना चाहिए पूरा विरोध जिसने किया हुआ है, उसको पॉलिसी बनाया हुआ है कि इंडिया को यूएनओ का परमानेंट वो वीटो पावर वाली पोजीशन ना मिले, तो चीन उस काम में लगा हुआ है। तो हमारा जो रिस्पांस था, कम से कम इसको मैं पॉलिटिकल रिस्पांस तो मानता ही हूँ। आर्मी का रिस्पांस क्या था वो थोड़ा अलग मामला है, लेकिन एज फार एज डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल रिस्पांस जो था, रिएक्शन था चाइना के बिहेवियर के कारण, वो हमारा बिल्कुल जिसको कहना चाहिए इलॉजिकल था, जिसकी आज भी शायद व्याख्या नहीं की जा सकती। एकेडमिक जगत में होता ना कि भाई जो भी एक्शन या घटना होती है उसकी हमें कोई ना कोई लॉजिकल व्याख्या करनी पड़ती है ताकि हम उसको सिद्ध कर सके जो ठीक था। लेकिन मुझे नहीं लगता जो लोग उस वक्त भी सरकार के पक्ष में थे, जब भी हैं, वो कोई ऐसा तर्क दे पाए होंगे कि इंडिया के चीन के प्रति इस व्यवहार या रिस्पांस का कारण क्या था। लेकिन आर्मी का रिस्पांस जो था वो डिफरेंट था। 62 में भारतीय सेना और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना की भिड़ंत हुई, और कुछ स्थानों पर लद्दाख एरिया में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी। अब हिस्ट्री तो पढ़ाती है कि इंडिया की सेना उसमें हार गई। तो ये प्रचलित भी है, ये मुहावरा प्रचलित ही है कि हिंदुस्तान की सेना हार गई। और यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसका विश्लेषण भी जो चीन की इंडिया की सेना हार गई, ये विश्लेषण अपने आप में सही नहीं है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण से अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारा एक संगठन है जहाँ एनजीओ है, भारत तिब्बत सहयोग मंच, मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो हम एक बार भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से एक कार्यक्रम कर रहे थे तिब्बत को लेकर, तिब्बत की समस्या को लेकर। ये 6-7 साल पुरानी बात है, शायद 8 साल पुरानी बात है। पटियाला में, पंजाब के पटियाला में मालवा बेल्ट है, जो सारा पटियाला का इलाका मालवा बेल्ट कहलाता है, जाट एरिया है। तो 150 लोग थे जो सुनने वाले आए हुए थे, गाँव के ही लोग थे ज्यादा। तो मैंने उसमें अपने भाषण में ये बात कही 4-5 बार कि 62 में भारत की सेना हार गई, भारत की सेना हार गई। तो एक बड़े लंबे तगड़े सरदार जी खड़े हो गए, बुजुर्ग थे। वो मुझे कहने लगे, अग्निहोत्री जी आप बार बार क्या कह रहे हो कि भारत की सेना हार गई। मैंने कहा, वो बड़ा, उसने गुस्से में आकर ही कहा एक प्रकार से। तो मैंने कहा, बुजुर्गो इसमें मैंने नई बात क्या कह दी, आप तो सब जानते हैं कि भारत की सेना हार गई। वो 2 मिनट तो चुप रहा। उसने कहा, आप मुझे मत कहिए कि भारत की सेना हार गई। कहता, मैं सूबेदार था उन दिनों आर्मी में, और मैं तो अरुणाचल के बॉर्डर पर लड़ा था चीनियों से। उसने क्या कहता, चीनी हमारे मुकाबले में क्या जीत सकते थे, और वो तो कम वक्त हमें देखकर डरते थे, भागते थे। कहता, उसने लिखा कि उसने कहा 35 चीनी मैंने अकेले ने मारे। कहता, मैंने तो बंदूक की वो जो किरच होती है उससे भी कई मारे, और वो भागते थे हमें देखकर। लेकिन बदकिस्मती से कहता, वो लड़ाई एक्चुअली लड़ाई हुई नहीं, क्योंकि हमारे पास जो हथियार थे, वो कहता है हथियार बाबा आदम के जमाने में थे, जो आजकल मेरे ख्याल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनसीसी वाले वो 303 की बंदूकें देते हैं ना निशाना साधने के लिए, जिसमें 2-3 गोलियां जब चलती हैं शिस्त लगाकर तो फिर वो गर्म हो जाती नाल। फिर वो जो हमारा सूबेदार होता है जो ट्रेनिंग देता है एनसीसी वालों को, वो कहता है आप इसको आधा घंटा आराम दो, नहीं तो जो नाड़ी गर्म हो गई फट जाएगी। और फिर कंधे पर झटका भी लगता है, वो भी समझाता रहता है कि थोड़ा इस प्रकार रखो, इस प्रकार रखो। तो कहता हमारे पास तो एनसीसी वाली 303 की बंदूकें थी, सेकंड वर्ल्ड वार वाली। तो उससे चीनियों के पास तो अत्याधुनिक हथियार थे।
तो हमारा तो मुकाबला ही कोई नहीं था। उसने कहा उसके बावजूद कहता अनेक स्थानों पर हमने चीनियों के दांत खट्टे किए। ये आपके भाई, आप में से कुछ मित्र जो जुड़े हुए हैं, मैं कल्पना करता हूं कि आप में से कुछ मित्र असम साइड के भी होंगे। आई एम नॉट श्योर कि हैं या नहीं हैं, लेकिन चलिए यदि कुछ असम गए हों तो असम से यदि आप इधर तवांग की ओर जाते हो, अरुणाचल प्रदेश की ओर, रास्ते में एक गांव पड़ता है जसवंतगढ़। तो मैं जब एक बार वहां गया तो मैं बड़ा हैरान कि इस गांव का नाम जसवंतगढ़, ये तो इधर का नाम नहीं लगता। अरुणाचल प्रदेश में नाम तो थोड़े और प्रकार के हैं, जैसे हमारे लाहौल स्पीति किन्नौर में हैं, जहाँ उत्तराखंड में जैसे धारचूला साइड में अपर हिमालय में है। तो जसवंतगढ़ तो प्योर नॉर्थ इंडिया का नाम है, या पंजाब का, हरियाणा का, उत्तराखंड का हो सकता है। तो मैंने वहां पता किया कि इसका नाम जसवंतगढ़ क्यों है। वो कहते जी जब चीन की लड़ाई हुई थी 62 में, जहां जसवंत सिंह जो फौजी था, उसने अकेले ने, शायद अपने 2 साथियों के समेत, जहां अकेले ने 72 घंटे तक चीनी सेना को दर्रे के उस पार रोके रखा था। अब भाई 72 घंटे तक एक अकेला या 3 सैनिक, और बंदूकें उनके पास भी वही होंगी जो मुझे लगता है 303 की, उसने 72 घंटे तक चीनी सेना को रोके रखा। तो मैंने कहा जी हाउ इट बिकेम पॉसिबल। वो कहता वो कभी एक खंदक से भाग कर जाता था, बंदूक चलाता था, कभी दूर जाकर दूसरी से, और चीनियों को लगता था कि बहुत भारी इंडियन सेना है खंदकों में बैठी हुई, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई आने की। और फिर इतने घंटे रोक कर, तब पीछे से इंडियन आर्मी और आई, उस जगह 300 चीनी सैनिक मरे। तो फिर लोगों ने गांव का नाम ही बदलकर, उसका नाम जसवंत सिंह था, वो जो फौजी था, लोगों ने गांव का नाम ही बदलकर जसवंत सिंह रख दिया। और वो जो 3 चीनी सैनिक मरे 300, अब जगह जगह वहां मिलिट्री वालों ने पट्टियां लगाई हुई है कि जहां मरा जहां मरा। तो एक मिलिट्री वाला बता रहा था कि इस लड़ाई के बाद इंडियन आर्मी को ये दोबारा लगा कि हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत डरपोक हैं, और एक आदमी ने 72 घंटे रोक के रखा, तो हमने अपनी स्ट्रेटजी बदली। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से स्थानों पर इंडियन आर्मी ने बहुत, उसके सूबेदार ने मुझे क्या कहा कि वो दुखी होकर उसने कहा, कहता आप अग्निहोत्री ये मत कहिए कि इंडियन सेना, आप ये कहो भारत सरकार हार गई थी, भारतीय सेना जीत गई थी। तो मुझे आज भी उसके ये वाक्य याद आते हैं कि भारतीय सरकार का रिस्पॉन्स जो था वो 49 से लेकर जो 62 तक के रिस्पॉन्स रहा, और भारतीय जो सरकार थी उस रिस्पॉन्स के कारण हार गई। और भारतीय सेना को जितना भी थोड़ा बहुत सामान दिया गया, जालंधर से उठाकर भेज दिए थे भाई सेना के लोग। और सर्दी थी वहां, और जितनी तवांग में सर्दी होती है आप जानते ही हैं, तो बूट नहीं थे उनके पास, कपड़े नहीं थे, गर्मी के कपड़े थे। दैट वो हिस्ट्री की बातें हैं, मैं उसको बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन मेरा जो असली मकसद कहने का, कि भारतीय सेना का रिस्पॉन्स 62 में भी बड़ा जबरदस्त था, लेकिन क्योंकि अंततः भाई इन टोटलिटी तो सेना हारी थी, तो इसलिए भारतीय सेना ने 67 में रिस्पॉन्स दिया। चीन की विस्तारवादी नीति को भारतीय सेना ने 67 में रिस्पॉन्स दिया। मैं इसको बार बार पिन पॉइंट इसलिए कर रहा हूं कि हिस्ट्री की उस घटना को बाद में भारत सरकार ने बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। 67, ये मेरे ध्यान में भी, अब तो खैर उसकी चर्चा बहुत ही होती है, हमारे ध्यान में भी ये बात कैसे आई 67 की। नाथुला सेक्टर का आप तो सब जानते ही हैं, नाथुला सेक्टर में चीन ने फिर आक्रमण कर दिया था, तो भारतीय सेना ने जवाब दिया, तो उसमें 300-400 चीनी सैनिक मारे गए। और चीन ने खुद ही, जाने एक प्रकार से कहना चाहिए, जिसको कहते हैं ना कि खुद ही आकर प्रार्थना की कि आप अब हमारा पीछा छोड़िए। तो ये भी जो घटना हुई, मैं इसको थोड़ा एक रेफरेंस देना चाहूंगा। हमने, जैसे मैंने अभी पटियाला का कहा ना कि भारत तिब्बत सहयोग का हम कार्यक्रम कर रहे थे, एक हमने चंडीगढ़ में कार्यक्रम किया था, उसमें एक रिटायर्ड आर्मी चीफ को बुलाया था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब एक बार बताइए, ये जो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो लोग बड़े जोश में आते हैं कि इसको मारो, ऐसा करो, ये ऐसा करता है। चीन की बात करते हैं तो थोड़ा दिल्ली में सन्नाटा छा जाता है। कि जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि भाई साहब बात कर लो, मेज पर बैठ जाओ, टेबल टॉक कर लेनी चाहिए, बड़े विद्वान आदमी तो बातचीत करते हैं, मूर्ख लोग लड़ते हैं, सब कहानियां। दिल्ली में आप चले जाइए तो साउथ ब्लॉक में जब जो विदेश मंत्रालय का है, अभी भी आपको सुना देंगे सारी यही कथा कहानियां। चीन के बारे में इतनी लंबी लंबी बातें आपको समझाएंगे, चीन इतना ताकतवर है, चीन में ये है, चीन की इकोनॉमी ऐसी है, चीन तो भाई साहब कमाल है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं।
उससे बैठकर बातचीत करनी चाहिए। तो उसने कहा इसका कारण क्या है कि 62 में जो हम हार गए थे, वो जो हार की मानसिकता हमारे भीतर तक चली गई है। अब हमारा साहस, हमारा का मतलब उसने आर्मी की बात नहीं की, उसने कहा जो इंडिया गवर्नमेंट का जो साहस है वो दोबारा आ ही नहीं रहा। लेकिन मैंने कहा आर्मी का क्या है? तो उसने कहा उसकी भी एक बात बताता हूँ। कहते जब मैं आर्मी चीफ था तो चीन गया था, जैसे प्रोटोकॉल में जाते रहते होंगे उनके भी आते रहते हैं। तो कहते वहां वो लाइन में खड़े थे जो चीनी ऑफिसर होंगे, जो प्रोटोकॉल होता है कि आप आर्मी चीफ जाता है तो उनका आर्मी चीफ भी साथ होगा, वो एक एक का कहता परिचय करवा रहा था कि जे सो एंड सो, जे सो एंड सो। तो वो सल्यूट करता था, मैं भी जवाब देता था। तो कहते एक जब फौजी ऑफिसर के सामने वो रुका तो उसने परिचय तो करवाई, खैर रामलाल जयश्याम जो भी उनका नाम होगा, जेन पेंग चेंग जो भी था कि जे, और उसका डेजिग्नेशन भी बता दिया कि आजकल ये क्या है। कहता मैंने भी, उसने सलूट किया, मैंने किया, फिर मैं एक स्टेप आगे चला गया। लेकिन वो चीन का जो आर्मी चीफ था, कहता वो उसने खड़ा रहा और एक लाइन और जोड़ी कि 62 की लड़ाई में ये फलां सेक्टर में तैनात था। अच्छा, वो आर्मी चीफ, मैं नाम नहीं लूंगा भाई, आर्मी चीफ ने कहा, कहता मैं एकदम एक स्टेप वापस आया, कहता मैं समझ गया ये मेरा अपमान करना चाहता है 62 की बात बताकर कि हमारी सेना ने आपकी सेना को हराया था। तो संकेत में बातें होती भाई। तो कहता मैं एक स्टेप वापस आया, कहता मैंने चीन के आर्मी चीफ को कहा कि 62 में वो वहां था, ठीक है, आपने इसको 67 के बारे में कुछ बताया या नहीं बताया? तो कहते फिर वो चुप हो गया, हम आगे बढ़ गए। तो मैंने उससे पूछा कि मैं क्या 67 में क्या था? उसने कहा भाई साहब 62 में हमारी सेना में इतना गुस्सा था कि सेना का इतना अपमान हुआ है, हमारे पास यदि सामान होता, तैयारी होती, तो चीन की सेना के हम छक्के छुड़ा देते, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने दिया ही कुछ नहीं और बढ़ा दिया। फिर भी हमने इतनी बहादुरी दिखाई, लेकिन अंदर ही कहीं नहीं, जैसे मैंने कहा कि इंडियन पॉलिटिशियन के अंदर तो हार भीतर तक घुस गई निराशा बनकर, उन भले मानसों की दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई खड़े होने की। और इंडियन आर्मी में ये जो सो कॉल्ड पराजय थी, इसने पैदा किया गुस्सा। तो वो रिस्पांस देने के लिए अवसर की तलाश में थे कि कोई एक बार फिर मौका मिल जाए, क्योंकि अब तो तैयारी भी है, तो फिर कम से कम ये जो कलंक 62 का इसको धो दें, लोगों को पता चल जाए कि चीन की आर्मी की बात क्या है। वो कहता 62 में, 67 में नाथुला सेक्टर में, पहले नाथुला में फिर चोला में, तो उधर चीनी आर्मी थी, इधर हमारे लोग थे। तो कोई बाढ़ लगाने को लेकर, कांटों की तार तूर लगाने को लेकर कोई झगड़ा चल रहा था। तो चीनी आर्मी के लोग थोड़े अग्रेसिव थे और हमारे एरिया में आने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां जो दो लोग इंचार्ज थे, एक सगत राय थे, दूसरे सगत सिंह थे, दूसरे के और थे। तो उन्होंने दिल्ली मैसेज भेजा तुरंत कि ये स्थिति है, क्या किया जाए। तो दिल्ली से ठीक मैसेज आ गया कि झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पीछे हट जाए। तो एक सज्जन तो हट गए भाई। तो जो दूसरे सगत सिंह थे वो शायद बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। जैसे आपने कहा ना कि इंडिया का रिस्पांस क्या विस्तारवादी नीति को, उसने ये कहा कि मुझे मैसेज मिला ही नहीं। उसने स्ट्रेटजी बनाई और चीन के जो लोग आगे बढ़ रहे थे उनको रोक दिया और झगड़ा ही शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। और उस लड़ाई में कुछ दिन चली, 80 इंडियन आर्मी के लोग मारे गए और 400 लोग उनके मारे गए। और इंडियन आर्मी अंदर तक घुस गई, दूर तक उन्होंने अटैक कर दिया। और फिर इंडियन आर्मी ने, जैसे 62 में चाइनीज आर्मी ने कहा था कि हम सीज फायर कर रहे हैं, यदि इंडिया को मंजूर है तो ठीक है, तो नहीं तो लड़ाई आगे चलेगी। तो इंडियन आर्मी ने खुद कहा कि हम सीज फायर कर रहे हैं, यदि चीनी आर्मी को मंजूर है तो ठीक है, नहीं लड़ाई आगे चलेगी। चीन वालों ने तुरंत कहा कि सीज फायर हमें स्वीकार है। तो ये लेकिन एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, 62 का जो इतना जो जिसको कहना चाहिए हिस्टोरिक रिस्पॉन्स था और बड़ा हीरोइक रिस्पॉन्स था, इसको हमारे जहां पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं गया? 62 की मानसिकता को वाश करने के लिए 67 का जो एपिसोड था उसको हाईलाइट किया जा सकता था, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया किसी ने। अब उसको हाईलाइट करना शुरू किया जब से ये झगड़ा शुरू हुआ चीन के साथ। अब भाई इसका देखिए, ये नीति के निर्णय होते हैं। एक हमने रिस्पॉन्स क्या दिया, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमने एक, भारत सरकार ने जो कहा कि हमारा रिस्पॉन्स है, उनका हमने भी अपना डिफेंस तैयार कर लिया है। तो लोगों ने पूछा भाई साहब क्या डिफेंस तैयार कर लिया है? कहता हमने निर्णय कर लिया कि जो तिब्बत के साथ हमारी सीमा लगती है, जिसको आजकल मीडिया बड़े भारत चीन सीमा कहते हैं, वो प्रैक्टिकली भारत तिब्बत सीमा है। कहता हमारी जो तिब्बत के साथ सीमा लगती है
उसके अंदर हमने भारतीय क्षेत्र में 50-50 मील तक कोई डेवलपमेंट नहीं करने, ना सड़क बनेगी, ना स्कूल बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ना पुल बनेगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं बिल्कुल। तो ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, हमारी डिफेंस स्ट्रेटजी है। ये बात किसने कही? ऐसा नहीं कि कोई एरा गैरा नथू खैरे ने कही, किसी ने लिख दिया आर्टिकल। ये हमारा रिस्पांस भारत के रक्षा मंत्री A.K. एंटोनी ने 2013 को राज्यसभा में बताया। तो 62 में जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई से सबक सीखकर हमारा रिस्पांस क्या था मुकाबला करने का, ये 2013 में भारत का रक्षा मंत्री राज्यसभा को बता रहा है कि इट इज अवर स्ट्रेटजी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 50-50 मील तक नहीं तैयार किया, वो हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो लोगों ने पूछा, भाई साहब आपकी स्ट्रेटजी तो वाकई कमाल की है, तो लेकिन इसका रहस्य खोलो, इस स्ट्रेटजी से लाभ कैसे होगा? तो उसने भाई बताया, कहता देखो कल चीन हमला करेगा। हाँ करेगा, तो फिर यदि हमने जहां सड़कें और पुल बना दिए तो वो उन सड़कों पर कब्जा कर लेगा, पुलों पर कब्जा कर लेगा, उन सड़कों को यूज करता हो, पुलों को यूज करता हो, फिर हमारे अंदर तक आ जाएगा। इसलिए हम वहां सड़कें बनाएंगे नहीं, पुल बनाएंगे ही नहीं, तो वो अंदर कैसे आएगा? इसलिए हमला करके यहीं छटपटाकर वापस चला जाएगा। अब बताइए, ये रणनीति मैं समझता हूं A.K. एंटोनी और उनकी सरकार ही बना सकती थी। तो किसी ने पूछा, भाई साहब आप ये कल्पना क्यों नहीं करते कि कल जब चीन हमला करने की कोशिश करेगा तो आप उस पर अटैक करोगे? तो फिर पूछा कि उन्होंने भी 50 किलोमीटर तक, जब 50 मील तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, कि शायद इंडिया अटैक कर दिया और फिर इंडिया को वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, फिर इंडिया आगे बढ़ जाएगा। नहीं कहा, तो उन्होंने तो बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। उन्होंने तो पूरी सीमा पर 50-50 मील तक क्या, आगे तक पूरी सड़कें पुलों का जाल बिछा दिया है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी है, हमने कुछ नहीं किया। आए कम वक्त, जहां फंस जाएंगे जंगलों में, ना पुल ना सड़क। तो आपने कहा ना कि आपका तो विषय ये है कि रिस्पांस इंडिया का क्या था, तो यही रिस्पांस था भाई हमारा, और ये गवर्नमेंट ने खुद ही एडमिट किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ही कह रही है। अब ये जो हंगामा छिड़ा है, वो उर्दू में है ना कि हंगामा बरपा क्यों। अब ये जो हंगामा छिड़ा है, ये इसलिए छिड़ा है कि इंडिया गवर्नमेंट की वो स्ट्रेटजी बदल गई है। अब इंडिया गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी ये नहीं है कि पहले चीन हमला करे, फिर हमला करेगा तो सड़कें आएंगी, सड़कें हम बनाए ना। अब उन्होंने कहा कि हम सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो चीन के कान खड़े हो गए कि भाई इन्होंने तो पॉलिसी बदल ली। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमला ना करें कम से कम। ये जो हम इतने सालों से वो स्लाइस, वो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल है ना जो रिटायर हो गए, सैयद अता हुसनैन, वो इसके लिए टर्मिनोलॉजी उपयोग करते हैं, स्लाइस स्ट्रेटजी। वो कहते हैं चीन की स्लाइस स्ट्रेटजी है। वो क्या है कि चीन 2 किलोमीटर अंदर आ जाता है, फिर हमारे लोग बैठकर बातचीत करते हैं कि भाई साहब आपने बड़ा गलत किया, आपको अंदर आना नहीं चाहिए। 5-7 दिन बातचीत चलती है, फिर वो कहता है हाँ भाई आपकी बात ठीक है, हम गलती से आ गए थे, हम पीछे हटते हैं। फिर वो 1.5 किलोमीटर पीछे हट जाता है, फिर आधा किलोमीटर, फिर हम भी सोचते हैं कि चलो 1.5 किलोमीटर तो हट ही गया, 500 मीटर रह गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है, झगड़ा तो खत्म हुआ। तो 62 से लेकर अब तक वो ये स्लाइस स्ट्रेटजी के अंतर्गत हिंदुस्तान पे अंदर घुसने की कोशिश करता है। घुस गया होगा कुछ ना कुछ स्लाइस स्ट्रेटजी के कारण। यदि लेफ्टिनेंट जनरल साहब कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ सच्ची बात होगी ही। अब भाई एक तो भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया। वो दौलत बेग ओल्डी की सड़क जो है 200-250-300 किलोमीटर सड़क है जो श्योक नदी को पार करती हुई आगे तक जाने वाली है। अब वो सड़क यदि कंप्लीट, अब वो ऑपरेशनल है ही, उसके आगे एयरपोर्ट भी बनाया हुआ है, जहाज जूझ उतर जाते हैं, तो उससे पूरा अक्साई चिन्ह आपकी नजर में आ जाता है। और अक्साई चिन्ह नजर में आने का एक और भी खतरा है, ये पूरा कराकोरम मार्ग ही आपके जद में आ जाता है। अब कराकोरम मार्ग जो है ये चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो चीन आजकल पाकिस्तान के साथ मिलकर वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कुछ ऐसा नाम रखा हुआ है। ये कॉरिडोर यहीं से निकलता है। ईस्ट तुर्कस्तान जिस पर 1946 में कब्जा कर लिया था, वहां से सड़क शुरू होकर काशगर से शुरू होकर वो गिलगित बल्तिस्तान में आएगी। अब गिलगित बल्तिस्तान है जम्मू कश्मीर का हिस्सा, अब लद्दाख का हिस्सा हो गया है, लेकिन अब वो पाकिस्तान के कब्जे में है। अब ये फिर मामला रिस्पांस पर ही आता है। आपका विषय भाई बड़ा जबरदस्त है कि हमारा रिस्पांस क्या था।
जब गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था 1947 में, और हमारी आर्मी छुड़ाई रही थी इलाकों को, तो हमने गिलगित बाल्टिस्तान क्यों नहीं छुड़ाया? गिलगित बाल्टिस्तान स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्रूशियल एरिया था। गिलगित हमारे पास होता तो आज हम सेंट्रल एशिया से सीधे जुड़ते और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना पाता, और हमने गिलगित को ध्यान नहीं दिया। और गिलगित, मैं कई बार हैरान होता हूं कि जो डिफेंस स्टडीज में छोड़िए, जो गिलगित के आसपास के गांव के बच्चे हैं वो भी जानते हैं कि हिंदुस्तान के लिए गिलगित की कितनी इंपॉर्टेंस है। महाराजा रणजीत सिंह तक जान गए थे, आप अंदाजा लगाइए भाई। रणजीत सिंह के सिपा सलार गुलाब सिंह ने जब गिलगित बाल्टिस्तान जीता तो रणजीत सिंह ने सीमा पर पंजाबी लोगों को जाकर बसा दिया। उस एरिया में बहुत से पंजाबी बसाए, कश्मीर के एरिया के जो सीमा के साथ लगता है। किस लिए? कि यदि कल उधर से हमला होगा तो जो मुकाबला कर सकते थे। रणजीत सिंह तो इतनी दूर की सोचते थे, लेकिन जो हमारे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पता नहीं कौन कौन सी हिस्ट्री, उन्होंने गिलगित पर ध्यान ही नहीं दिया। और गिलगित का ध्यान तो छोड़िए, मेरे पास मैंने एक वो पीछे मेरी किताब आई थी जम्मू कश्मीर के जननायक महाराजा हरि सिंह, उसमें मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक चिट्ठी कोट की हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो चिट्ठी अपनी सिस्टर को लिखी है, अपने विजय लक्ष्मी पंडित को। पंडित जी कश्मीर को लेकर बड़े भावुक होते थे क्योंकि बेसिकली कश्मीरी थे। उसने अपनी सिस्टर को लिखा हुआ है कि कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए ये मैं इमेजिनेशन में भी नहीं सोच सकता, और मेरे लिए अकल्पनीय है। फिर आगे उसने क्या लिखा कि यदि कश्मीर पाकिस्तान में चला गया तो मैं किस लॉजिक से अपने आप को इंडियन कहूंगा, क्योंकि मैं कश्मीरी हूं, कश्मीर इंडिया में है तो आई एम आल्सो इंडियन। यदि कश्मीर ही पाकिस्तान में चला गया तो मैं अपने आप को किस लॉजिक से इंडियन कहूंगा। इसलिए उसने कहा कश्मीर तो 100% हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए। लेकिन आगे की लाइन बड़ी खतरनाक है, यदि कहीं समझौता करना ही पड़ा तो गिलगित पाकिस्तान को दिया जा सकता है। अब भाई ये गिलगित जो है ये हिंदुस्तान की सुरक्षा की नाभि नाल है, और इस गिलगित के कारण देखिए पाकिस्तान बन गया तो हमारा सेंट्रल एशिया से तो रास्ता कट गया। पाकिस्तान बनने के कारण आपका रास्ता अफगानिस्तान जाने का कट गया। अफगानिस्तान से जाके आप ईरान में जा सकते थे, ईरान से आप तुर्की जा सकते थे, तुर्की से पूरे एशिया, अफ्रीका, यूरोप में जा सकते थे सड़क के रास्ते। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, आपको घेराबंदी कर ली। लेकिन एक कोना फिर भी बच गया था गिलगित का। गिलगित जम्मू कश्मीर में था और महाराजा हरि सिंह ने चमत्कार कर दिया था, उसने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल कर दिया। अब गिलगित की रक्षा करना तो आपका काम था, और गिलगित की रक्षा आपने की नहीं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो गिलगित था, और गिलगित के बारे में पंडित जी लिखते हैं अपनी सिस्टर को कि यदि देना पड़ा तो मैं गिलगित पाकिस्तान को दे दूंगा। पर वो देने की नौबत ही नहीं आई, पाकिस्तान ने खुद ही ले लिया। बस इतना हुआ कि भारत ने उसको अब दोबारा काबू करने, आजाद करवाने की कोशिश नहीं की। और आज वो गिलगित, ये जो कराकोरम मार्ग बन रहा है, इस कराकोरम मार्ग जो काशगर से शुरू होकर गिलगित बाल्टिस्तान से होता हुआ इस्लामाबाद से निकलता हुआ ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या रहा भाई? हमारा रिस्पॉन्स तो 1947 में भी चीन की महत्वाकांक्षाओं के आगे हमारा रिस्पॉन्स ये था कि वी वर रेडी टू गिव गिलगित टू पाकिस्तान। तो अब जो ये इकोनॉमिक डोर बन रहा है दोनों में, तो वो उसी गिलगित से होकर जाता है। अब ये जो चीन का अभी जो झगड़ा चला हुआ है, ये इसीलिए चला हुआ भाई कि यदि ये गलवान वैली पर हिंदुस्तान की सेना डटी रहती है, अक्साई चीन आगे कराकोरम मार्ग है वो हमारी दृष्टि में रहेगा, और हिंदुस्तान कभी भी वहां निर्णायक भूमिका निभा सकता है। और चीन को लगता है कि हिंदुस्तान इन निर्णायक भूमिकाओं से दूर ही रहे, वो 50-50 मील तक सड़क न बनाए तो उसको सुख मिलता है। इंडिया गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स अब बदला है, अब सड़कें भी बन रही हैं, पुल भी बन रहे हैं। और इसलिए चीन में एक प्रकार से कहना चाहिए भाई, चीन के लिए ये स्थिति बहुत चीन के हित में नहीं है। लेकिन अब आपने तो कहा कि भारत का क्या रिस्पॉन्स है, मेरा प्रश्न ये, अब चीन का रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए ये बेसिक इशू है कि अब इंडिया ने तो अपनी रिस्पॉन्स क्लियर कर दिया है कि हम पूरी सीमांत पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और हम कभी भी चीन का वो जो स्लाइस मैनेजमेंट वाली थ्योरी है उसको अब नहीं पनपने देंगे।
अब इंडिया केवल डिफेंसिव नहीं रहेगा, जरूरत पड़ी तो ऑफेंसिव भी हो जाएगा। अब चीन का क्या रिस्पॉन्स है? क्या चीन लड़ाई लड़ेगा? क्या चीन आक्रमण करेगा? देखिए, मेरा मत है कि चीन लड़ाई नहीं करेगा। चीन इसी प्रकार का प्रेशर बनाए रखेगा। और यदि कहीं इंडिया में सरकार ने 1% भी ढिल मिल दिखाई, क्योंकि चीन इंडिया के मनोविज्ञान का और पॉलिटिकल लोगों का गहराई से अध्ययन करता रहता है। चीन के कुछ विश्वविद्यालयों में केवल इंडिया का इन टोटलिटी नहीं, पंजाबियों का मनोविज्ञान क्या है, बंगालियों का मनोविज्ञान क्या है, तमिलियन का मनोविज्ञान क्या है, इसकी भी स्टडी होती है। वो हिंदुस्तान के अलग अलग समुदायों के मनोविज्ञान का अध्ययन करता रहता है और इसलिए उसका रिस्पॉन्स उसके अनुसार होता है। यदि उसको कहीं ये सूचना मिल गई कि द पर्सन हु आर कंट्रोलिंग द डेस्टिनी ऑफ इंडिया, जिनके हाथ में नीति निर्धारण का काम आ गया है, उनका रिस्पॉन्स थोड़ा सा ढिलमुल हो गया है, तो आप समझ लीजिए उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए मतलब प्रश्न मूल जो प्रश्न डिपेंड करता है कि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहेगा। अभी तो इंडिया का रिस्पॉन्स ये है कि चीन को, जिसको पंजाबी में हमारे कह देते हैं मोटे तौर पर, कि उसको उत्तर उसी की भाषा में देना चाहिए, आंख से आंख मिलाकर बात करनी चाहिए। लेकिन जिस दिन चाइना को लगा कि ये थोड़ा आंख मिलाने से घबरा रहे हैं, उस दिन आप समझ लीजिए चाइना का रिस्पॉन्स बदल जाएगा। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं चीन के इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए हमें 2-3 और बातों पर मैं समझता हूं चर्चा करना जरूरी रहेगा। ये जो साउथ चाइना सी का, जैसा डॉक्टर सीमा ने अभी उसका शायद जिक्र भी किया है, ये जो समुद्री रास्ता है चीन के लिए, चीन का लगभग ज्यादा व्यापार इसी रास्ते से होता है और इस रास्ते में साउथ ईस्ट एशिया के देश भी आते हैं, चीन भी आता है, अपने वियतनाम भी आता है, दूसरे देश भी आते हैं। ये सब देश भी चीन से घबराए रहते हैं। चीन का अपने पड़ोसियों के प्रति व्यवहार लगभग सबको धमकाने का है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। रादर होता क्या है, ये छोटे देश जो हैं, चाहे वियतनाम है, चाहे कंबोडिया है, थाईलैंड है, लाओस है, जितने सारे देश हैं, इनको तो आशा होती है कि इंडिया जो है वो चीन के आगे खड़ेगा और हमारा भी साथ देगा। और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो ये लोग बड़े होपफुल थे कि अब हमें चीन से डरने की जरूरत नहीं है, चीन इनको भी डराता रहता है, अब हमें चीन से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तिब्बत का इशू आया और इंडिया ने एक प्रकार से पीठ दिखा दी, तो ये सब देश घबरा गए कि भाई इंडिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चीन तंग करेगा तो हम इंडिया पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए कुछ चीन की झोली में चले गए, कुछ अमेरिका की झोली में चले गए। हिंदुस्तान अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बना सका। अब कुछ सालों से हिंदुस्तान की जो नीति बदली है, उसमें हिंदुस्तान की क्रेडिबिलिटी उन देशों में भी, और खास करके जो साउथ चाइना सी में हिंदुस्तान ने जो स्टैंड दिया है, उसके कारण भी हिंदुस्तान के प्रति देशों का विश्वास बढ़ा है। अभी डॉक्टर सीमा ने शायद कहा था कि जो आस पड़ोस के देश हैं, नेपाल में चीन थोड़ी शरारत कर रहा है, लंका में कर रहा है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, नेपाल के साथ चीन की शरारत की कोई वैल्यू नहीं है। नेपालियों के साथ हमारे जो संबंध है, वो मैन टू मैन जो संबंध है, वो बहुत मजबूत है। एक होते सरकार टू सरकार संबंध, एक होते मैन टू मैन संबंध। चीन की स्ट्रेटजी यही है कि यदि नेपाल गवर्नमेंट इंडिया के खिलाफ बोले तो नेपाली और इंडियन भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दें। असली ट्रैप ये है, कई बार लोग गुस्से में आ जाते हैं ना कि भाई ये छोटा सा नेपाल है, इंडिया को आंखें दिखा रहा है, तो इसका जवाब देना चाहिए। फिर वो बड़ा गुस्से में आकर नेपाल का ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसका कोई लाभ नहीं है। क्योंकि चीन भारतीयों और नेपालियों की जो परंपरागत एकता है, सांस्कृतिक एकता है, भाषाई एकता है, उसको खंडन कर रहा है। तो जो भी ट्रैप, नेपाली तो अभी ट्रैप में नहीं फंसे। नेपाल में तो बहुत ज्यादा इंडिया को लेकर इस प्रकार का जो नेगेटिव चर्चा नहीं हुई, लेकिन इंडिया के लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम चीन के ट्रैप में ना फंसे। तो ये बड़ी स्ट्रेटजी में ये छोटे मोटे चुटकुले देश चीन छोड़ता रहता है, छोटे देशों को कर्ज दे देता है। को कर्ज दे दिया है कि भाई अब 2 कर्ज वापस करो, पाकिस्तान करने वाला है और दूसरे देशों को भी। तो इन का मुकाबला हम एक स्ट्रेटेजिक अपनी नीति बनाकर, जिसको इकोनॉमिक नीति या दूसरी नीति, और इन देशों के साथ तालमेल, कुछ देशों से बना हुआ भी है, तालमेल बनाना चाहिए ताकि चीन के ऑफेंसिव जो एटीट्यूड है उसका मुकाबला किया जा सके। आपने एक अच्छा विषय भाई ये कार्यक्रम रखा और मुझे भी बुलाया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही इसमें हमें नई नई जानकारियां सुनने को मिली और यहाँ पे ये चूंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहूंगी कि अगर आप में से कुछ लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं
तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मैं आपके बिहाफ पे वो सवाल पूछ सकूं। तो अगर आपके कोई सवाल है तो आप इसको चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सर, वन बेल्ट वन रोड को लेकर के आपका क्या विचार है? इस पे अगर थोड़ा टाइम है हमारे पास सर, अभी अगर आप बता सके तो काफी अच्छा रहेगा। देखिए बात एक है, जैसे विश्व में कई साम्राज्यों का उदय हुआ और ये अरब साम्राज्य रहा, फिर ऑटोमन साम्राज्य रहा, तुर्की ने लगभग आधा यूरोप का कब्जा किया हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य रहा। तो अब वो साम्राज्य तो गए, ब्रिटिश साम्राज्य भी गया, ऑटोमन साम्राज्य की हालत जो है आपके सामने ही है, अरब साम्राज्य वाला मामला भी, अब तो अरबों की अपनी दशा दयनीय है। अब चीन एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि चीनी साम्राज्य हो, तो इसलिए वो यूरोप तक हमारा सिक्का चले, सब जगह व्यापार खुला हो, किसी को कर्जे दिए जाएं, किसी की डेवलपमेंट की जाए, फिर वहाँ अपना कल्चर थोपा जाए, फिर चीनी वहाँ जाकर बसें। जैसे रूस, देखिए रूस में भी जब ये रशिया इंटैक्ट था तो सोवियत रशिया भी ये काम करता ही था। सोवियत रशिया ने भी ईस्ट यूरोप के बहुत से हिस्सों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपना प्रभाव डाला हुआ था। रूसी भाषा प्रचलित थी, रूसी कल्चर प्रचलित था, रूसी फिल्में दिखाई जाती थी। अब चीन का ये जो अपने स्ट्रेटजी है, ये जिसको कहना चाहिए द्विमुखी है, इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो चीनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और दूसरा चीनी आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाना। यदि चीनी आर्थिक साम्राज्य बढ़ेगा, 150 साल में बढ़ जाएगा, तो चीन का भी ऑटोमन एम्पायर की तरह एम्पायर फैलेगा। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ जो हुई, मुझे लगता है चीन की जो स्ट्रेटजी तो बड़ी, जिसको कहना चाहिए भविष्योन्मुखी थी, और खास करके अभी जो वहाँ के चीफ हैं, क्या नाम उनका, शी जिनपिंग जो हैं, उसमें इस प्रकार का बड़ा है, चीन विश्व शक्ति बने, और इसलिए उसने ये सारी, लेकिन अभी चीन ने शायद इस स्ट्रेटजी को लागू करने के लिए कुछ अतिरिक्त उत्साह दिखा दिया, और बीच में कोरोना ने आकर सारी गड़बड़ कर दी। साउथ चाइना सी का मामला भड़क गया तो कुछ देश इकट्ठे हो गए। तो अब चीन का ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, अब ये लड़खड़ाने की स्थिति में है, और बहुत से देश तो उसमें से निकल भी रहे हैं। लेकिन इसका भविष्य क्या बनता है, ये अभी इसके बारे में कुछ कहना, मुझे भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरा अपना आकलन है कि जिसको हम कहते हैं ना संस्कृत वाले प्रथम ग्रासे मक्ष का, कि पहली अपने रोटी खाने से ही उसमें मक्खी आ गई। तो ये जो कोरोना वाला मामला हुआ, ये पहली रोटी में ही मक्खी आ गई और इससे गड़बड़ हो रही है। लेकिन अब चीन इससे कैसे पार पाता है। और दूसरा, ये शायद इंडिया गवर्नमेंट का रिस्पांस यदि चीन के प्रति ऐसा ना होता जैसे अब है, तो शायद भाई हो सकता है चीन को सफलता भी मिल जाती। क्योंकि अब इंडिया का जो चीन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया है, वो तो भारतीय बन गया है, सामरिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से। जो इंडिया नीचे लगा हुआ था, और चीन ने WTO का लाभ उठाकर दुनिया भर में अपनी आर्थिक गतिविधियां तेज कर दी थी, और दुनिया भर में अपना सारा चीजें फैला दी थी। अब धीरे धीरे वो सिकुड़ रही है, और इसका भविष्य क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल, लेकिन मुझे लगता है ये खतरे में पड़ गया कम से कम। सर कुछ सवाल आ रहे थे, अगर आपके पास अभी टाइम होता तो एक दो सवाल ले सकते हैं सर? ना, हाँ सीमा, ले लो बेटे। सर एक सवाल आया है कि व्हाट इज इंडियाज स्टैंड ऑन ताइवान? ये किसका सवाल है? ये सर मुकेश मोहंता का सवाल है, वो पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, मुकेश जी जुड़े हुए अभी हमारे साथ कि नहीं? हाँ सर, हाँ जुड़े हुए हैं। हाँ सर मैं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, नहीं अच्छी बात है महंता जी, बहुत अच्छी बात है भाई। महंता जी कहाँ के, उड़ीसा के रहने वाले हो, शाम के रहने वाले हो? उड़ीसा के सर, उड़ीसा के। अच्छा ठीक, क्योंकि महंत असम में भी होते भाई, मैंने सोचा शायद असम के हों। उड़ीसा, हाँ सर। उड़ीसा वालों का प्रश्न है कि ताइवान को लेकर हिंदुस्तान की क्या नीति है। देखिए अभी आपने शायद देखा होगा, चीन की जो PRC की हमारे हिंदुस्तान में एम्बेसी है दिल्ली में, उन्होंने एक चिट्ठी निकाली इंडिया मीडिया के नाम, शायद परसों निकली थी, जब परसों से एक दिन पहले। तो जो दिल्ली में इंडियन चाइनीज एम्बेसी है ना, PRC की एम्बेसी, उन्होंने चिट्ठी निकाली हुई इंडिया मीडिया को कि प्रिय मीडिया बंधुओं, अभी जो RC है, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको ताइवान कहा जाता है, RC चीन का नेशनल डे मना रही है। आज चीन का नेशनल डे है। तो मीडिया वाले कुछ धोखे में आकर उस पर लिखना शुरू कर देते हैं कि ताइवान चीन है, ताइवान की सरकार असली सरकार है।
तो भारतीय मीडिया को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट भी कम्युनिस्ट चाइना को ही असली चीन मानती है। तो इसलिए कम्युनिस्ट चाइना और इंडिया गवर्नमेंट एक मत है इस विषय पर, इसलिए भारतीय मीडिया अलर्ट रहे और कहीं अखबारों में, चैनलों में इस प्रकार की कथा कहानियां ना लिखे कि ये ताइवान जो आरसी है, रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये असली चीन की सरकार है। अब इससे देखिए, ये हर साल, भाई आरसी तो हर साल मनाती थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना जैसे मैंने कहा ना कि ये माओ ने जब गुरेला युद्ध शुरू किया था तो उसने चीन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, उसका नाम उसने पीआरसी रख दिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो बचा उस पर पहले की सरकार का ही कब्जा रहा, उसका नाम इसलिए आरसी रहा, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चीन में असली गवर्नमेंट किसकी है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट किसकी है, जहां सैंक्टिटी ऑफ द गवर्नमेंट किस में है, पीआरसी में या आरसी में? आरसी में एक काम होता है कि इलेक्शन होते हैं, तो पीआरसी में इलेक्शन कभी नहीं होते। तो इसलिए लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट या सैंक्टिटी ऑफ द गवर्नमेंट, उस पर सदा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। लेकिन भारत सरकार ने कभी वो जो आरसी है, ताइवान जिसको कहा जाता है, उसको मान्यता उस ढंग से नहीं दी थी। कम्युनिस्ट चाइना को मान्यता दी थी, भारत सरकार ने तो सबसे पहले ही मान्यता दी थी। अब भारत सरकार की नीति भी थोड़ी बदली है। अब जब चीन भाई आपको कभी लद्दाख में धमकाएगा, कभी कहीं धमकाएगा, कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, कभी पाकिस्तान को कहेगा कि आप हिंदुस्तान पर हमला करो, तो भारत सरकार को भी अपनी नीति बदलनी थी। भारत सरकार ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आरसी के साथ, ताइवान के साथ संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो चीन को ये चिंता है कि मीडिया कहीं इस बात को उठा न ले। लेकिन मुझे पर्सनली आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ये जो कम्युनिस्ट चाइना है, इसमें कभी पॉपुलरिटी ऑफ द गवर्नमेंट टेस्ट नहीं हुई, कभी इलेक्शन तो हुए नहीं। तो अब इसकी सरकार को जेन्युइन सरकार माना जाए या ना माना जाए, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये प्रश्न केवल अकादमिक प्रश्न है, क्योंकि मेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। वहां चीन की गवर्नमेंट है ही और कम्युनिस्ट सरकार की गवर्नमेंट है। लेकिन हमारी पॉलिसी में यदि हम आरसी को भी, ताइवान के साथ भी संबंध अच्छे करने शुरू कर देंगे, तो चीन का जो आप लोगों ने प्रश्न रखा ना, रिस्पॉन्स एक्सपेंशनिस्ट नीति को क्या है, it will be you see one mode of the response of India government toward China expansionist policy। और भारत सरकार ने शायद ऐसा शुरू कर भी दिया है, और केवल ताइवान के प्रति नहीं, तिब्बत के प्रति भी। अभी आपने देखा जो इसमें झगड़ा हुआ था लद्दाख के पास, उसमें एसएफएफ के लोग लगाए हुए थे। एसएफएफ जो यूनिट है, उसको विकास यूनिट कहा जाता है, उसमें तिब्बती लोग हैं और वो सैनिक सब तिब्बती हैं। तो उनमें नाइमा तेंजिन शहीद हो गए वहां। अभी तक एसएफएफ के जो लोग शहीद होते थे, जो कारगिल का जो युद्ध हुआ था, इसमें 8 लोग तिब्बती शहीद हुए थे, लेकिन भारत सरकार ने उसका जिक्र तक नहीं किया। और जैसे बाकी सैनिकों का दाह संस्कार और पूरा मिलिट्री वाले जाते थे और सैल्यूट करते थे, पूरा एक मतलब उसको ग्लोरीफाई किया जाता था, लेकिन वो जो तिब्बती 8 शहीद हुए थे उनका जिक्र नहीं किया, क्योंकि भारत सरकार की नीति थी कि चीन विल फील ऑफेंडेड। अब जो वो नाइमा तेंजिन शहीद हुआ है, और वो शहीद हुआ चीन से लड़ते हुए। कारगिल में तो पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुए थे, और चीन से लड़ते हुए शहीद हुआ। और भारत सरकार ने उसके दाह संस्कार में पूरा, जिसको कहना चाहिए जैसे बाकी सैनिकों का होता है, तिब्बत के झंडे में उसको लपेटा गया, तिब्बत जिंदाबाद के नारे लगाए गए, और तिब्बती चीन को हरा सकते हैं, तिब्बतियों ने ये नारे लगाए। और ये जो संकेत है जो भारत सरकार का ताइवान के प्रति भी, तिब्बत के प्रति भी, हमारी जो रिस्पांस बदला है, उसका मोटे तौर पर ये संकेत है। लेकिन जो आपने कहा कि ये चाइना है, इसके प्रति हमारी दृष्टिकोण क्या है, ऑफिशियली तो हम इस चीन को, जो कम्युनिस्ट चाइना, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन अब हमने ताइवान के साथ भी अपने संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सर, एक सवाल अभिमन्यु सिंह का है, ये पूछ रहे हैं कि चाइना के रिंग ऑफ पर्ल के रिस्पांस में जो इंडिया का रिंग ऑफ नेकलेस का रिस्पांस है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए भाई, ये लास्ट ही प्रश्न है, बस अभिमन्यु जी हैंड जुड़े हुए। ठीक। हाँ सर, लास्ट है सर, बस ये एक ही सवाल लेंगे। अभिमन्यु जी हैंड जुड़े हुए, जहाँ अभिमन्यु। हाँ सर। हाँ अभिमन्यु जी, आप जुड़े हुए हो? जी सर। ठीक। आपका अभिमन्यु जी क्या प्रश्न है कि ये चीन का जो क्या है, जो चीन का पहले स्ट्रेटजी था ना, रिंग ऑफ पर्ल्स, जो उसने हब एंड टोटा बिल्कुल या फिर बांग्लादेश में कर रहा है, तो हमारा देश
जैसे सेशल्स पे या फिर सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात बढ़ा रहा है, या फिर हम श्रीलंका को फिर से हबन-टोटा पे अपना कुछ पैसा वगैरह दे रहे हैं। तो हमारा एक पॉलिसी है रिंग ऑफ नेकलेस, हाँ जो हाँ हम मिडिल ईस्ट को और उसके साथ हम सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया और फिर साउथ चाइना सी देशों के साथ मिलके वो पूरी तरह से एक बड़ा नेकलेस बना रहे हैं। हाँ हाँ तो हम इस नेकलेस में स्क्वाड भी आ रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका मिलके कर रहा है। तो ये कैसा मतलब देखो स्ट्रेटजी भाई, की नहीं नहीं, अब मनी बात आपकी ठीक है। देखो भाई, एक बात है, कोई भी देश होगा, चाहे वो इंडिया हो चाहे चीन हो, कोई भी हो, हर देश नीति अपनी सुरक्षा के लिए बनाएगा। नंबर एक, पहले सुरक्षा, और दूसरा ऑफेंस। सुरक्षा की नीति तो लगभग हर देश बनाता ही है, लेकिन चीन, जैसे आप लोगों ने कहा, विस्तारवादी है, तो चीन की नीति सुरक्षा के साथ साथ ऑफेंस की भी होती है। ये जो चीन घेराबंदी करने, मैं इसको प्रैक्टिकली यदि लोकल भाषा में कहा जाए तो घेराबंदी कहना चाहिए, कि इंडिया की घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है, लैंड रूट से भी और ये जो पानी का रूट है इससे भी। अब इंडिया का रिस्पांस, पहले तो ये था कि इंडिया का रिस्पांस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होता था, लेकिन जैसे आपने खुद ही कहा भाई, ये पूरा जो अरब मतलब साम्राज्य है, जो अरब देश हैं, जो इलाका है, उसके साथ ही इंडिया के संबंध शायद मैं समझता हूँ अब जितने मधुर हैं उतने तो कभी नहीं हुए। और इन्होंने, अरबों ने ही, जो पाकिस्तान चीन का थोड़ा मित्र है, उसको इग्नोर किया हुआ है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया की चीन के साथ अब तक तो बड़े अच्छे संबंध थे, और आपस में संधियां और ट्रेड और ये सब था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया भी मोटे तौर पर चीन के अगेंस्ट है। अमेरिका की नीति तो बदली है, खैर वो तो एक प्रकार से कहना चाहिए सबके सामने ही है। और इंडिया भी, जो खास करके जो छोटे देश हैं, श्रीलंका है जिसको चीन ने अपने चुंगल में फंसा लिया था, और ये छोटा आपका क्या नाम, मालदीव जो है, ये भी लगभग चीन के चुंगल में चला गया था। इंडिया इनको भी अपने प्रभाव में लाने की कोशिश कर रहा है। इवन म्यांमार को, जो हमारा अपने जमीनी आधार पर हमारे नजदीक है, ये भी जब वहाँ मिलिट्री रजीम था, अभी भी इनडायरेक्टली मिलिट्री रजीम में इंडिया ने म्यांमार के साथ लगभग संबंध तोड़ ही दिए थे। और कारण क्या बताया था कि साहब वहाँ ह्यूमन राइट्स की बड़ी वायलेशन हो रही है, मिलिट्री वाले ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, हम ऐसे देश के साथ बात नहीं करेंगे। और चीन ने उनके साथ बात क्या की, बहुत ज़्यादा समझौते कर लिए। लेकिन अब इंडिया गवर्नमेंट की जो नीति है उस दृष्टि से बदल रही है। और आप ये तो जानते ही भाई, जो एक एक जो वो जवाहरात होता है ना, पर्ल होता है, वो एक एक है, नेकलेस थोड़ा यूनाइटेड होता है। तो इंडिया की नीति एक एक की बजाय नेकलेस की है, तो नेकलेस बड़ी सक्सेसफुल होगी। मुझे लगता है इंडिया इस दिशा में एक्टिव भी है, सक्रिय भी है, और उसकी संभावना इसलिए सफल होने की कि चीन से, देखिए एक बात है, अभिमन्यु आप कहाँ के रहने वाले हो बेटे? बिहार से। बिहार से हो, फिर आप तो इसको अच्छी तरह जानते होंगे। एक बात आप समझ लीजिए, चीन का जो इमेज बना हुआ लोगों में, चीन का इमेज भयभीत करने वाला इमेज है। चीन से सब लोग डरते हैं कि जो कुछ भी ऐसा कर सकता है। इंडिया का जो इमेज बना हुआ है हजारों सालों से, इंडिया का इमेज कम से कम पड़ोसियों के मन में भय उत्पन्न नहीं करता। इसलिए चीन शक्तिशाली होता है तो पड़ोसियों में भय होता है कि जो तंग कर सकता है। भारत शक्तिशाली होता है तो पड़ोसियों में कम से कम, हो सकता है पाकिस्तान के मन में भय पैदा हो, लेकिन पाकिस्तान को हम पड़ोसी नहीं मान सकते। पाकिस्तान तो प्रैक्टिकली जिसको कहना चाहिए कि हिंदुस्तान का हिस्सा ही था। हमारे 50 झगड़े हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ताकतवर तो होता है, पड़ोसियों को उससे शक्ति मिलती है, पड़ोसी उससे घबराते नहीं। बेसिकली इंडिया और चाइना की नीतियों में ये अंतर है कि इंडिया का अभी भी जो इमेज बना हुआ है, शायद हजारों सालों के हिस्ट्री के कारण, वो डराने वाला नहीं है। चीन का जो इमेज बना हुआ है वो डराने वाला है। इसलिए चीन जो स्ट्रेटजी बनाता है उसके साथ बहुत देश दूर तक नहीं जा सकते, और हिंदुस्तान के साथ बहुत देश दूर तक जा सकते हैं। ठीक भाई सीमा जी, अब और तो नहीं कोई प्रश्न ना? नहीं सर, अब आपको भी लेट हो रहा है सर। और बहुत ही अच्छा डिस्कशन था सर। बहुत सारी कंफ्यूजन थी चाइना के इशू को लेकर के, चाइना के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को लेकर के, और बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हुई। और ये भी समझ में आया सर कि चीन अपनी परछाई जितनी बड़ी दिखाता है, एक्चुअल में उसका कद उतना बड़ा नहीं है। और साउथ चाइना सी के छोटे छोटे देशों के बीच में भारत
अपनी पैठ बना करके उनके बड़े भाई की जो भूमिका निभा रहा है, वो आने वाले समय में निश्चित तौर से इस रीजन में एक नई तरीके की पॉलिटिक्स को लेकर के आने वाला है। इसी के साथ सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ फिर से पूरे कैंपस लॉ सेंटर की तरफ से, यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से, डिबेट एंड डिस्कशन सोसाइटी की तरफ से और अपने सारे कलीग्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोबारा आपसे फिर जरूर मुलाकात होगी, किसी नए टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने के लिए आपको फिर से जरूर बुलाएंगे, और जिन लोगों के सवाल आज हम नहीं ले पाए इसको हम लोग दोबारा जरूर लेंगे और उन लोगों को सवाल पूछने का मौका देंगे। ठीक है, थैंक यू बेटे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बेटे, थैंक यू सर, थैंक यू।